तपस्या से और श्री कृष्ण की मीठी बांसुरी से और मां गंगा के ममत्व से पावन इस मोकामा की धरती पर आज मंच पर उपस्थित नेतागण, मेरे समक्ष बैठे बुजुर्ग, मेरे नौजवान भाई, माता, बहनें और मेरे प्यारे छोटे भाई, आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। स्मृति पटल पर करीबन 100 साल पहले उन्हें घटना याद आती है। 1908 जब 18 और 30 साल के दो नौजवानों ने एक ऐसी करतूत कर दी जिससे समस्त भारत के नौजवान के खून में इंकलाब की क्रांति छा गई। उन दो नौजवानों का नाम था शहीद खुदीराम बोस और शहीद प्रफुल्ल चंद्र चाकी। इस भूमि में वीरता है, इस भूमि में एक अद्भुत शक्ति है। जब मुजफ्फरपुर में एक जज, किंगस्टन नाम के जज वहां पर आए थे, जो कि हमारे क्रांतिकारी बंधुओं पर कठिन से कठिन सजा सुनाने के लिए कुख्यात थे, तो इन दो क्रांतिकारियों ने ठाना कि अभी इनको यहां सदन भेज देते हैं। उस अनुरूप उन्होंने एक योजना बनाई मुजफ्फरपुर में। तो जब किंगस्टन का टांगा उनके कार्यालय से बाहर आ रहा है ऐसा प्रतीत हुआ, तब इन दो नौजवानों ने उसी वक्त बम फेंका और एक जोरदार विस्फोट हुआ। लेकिन एक दुर्घटना हुई। उस विस्फोट में एक जाने माने अधिवक्ता प्रिंगल केनेडी, इनकी पत्नी और बेटी सवार थी, उनकी मृत्यु हो गई। यह बात पता चलते ही खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी को बढ़ा दिया। दोनों ने अपने रास्ते अलग किए मुजफ्फरपुर से। एक तरफ खुदीराम बोस चल दिए तो दूसरी तरफ प्रफुल्ल चंद्र चाकी मुजफ्फरपुर से निकलते हुए समस्तीपुर पहुंचे। वहां पर एक देश प्रेमी ने उनकी सहायता की और रेलवे से समस्तीपुर से हमारे मोकामा तक के टिकट का प्रबंध किया। प्रफुल्ल चंद्र चाकी आ गए। दुर्भाग्य की बात थी कि उसी ट्रेन में एक ब्रिटिश अफसर बैठा हुआ था। उसे थोड़ा सा संदेह हुआ। संदेह होते ही उसने वायरलेस पर ब्रिटिश सरकार से बात की और प्रफुल्ल चंद्र चाकी को मोकामा रेलवे स्टेशन पर भेजा गया। लेकिन क्रांतिकारी तो थे, इतनी आसानी से अंग्रेजों के हाथ लग जाए तो महान क्रांतिकारी कैसा। उन्होंने एक जुझारू लड़ाई की वहां पर, अंग्रेजों के हाथ लग न सके। रेलवे स्टेशन से जाते हुए कुछ अंतर तक ब्रिटिश का सामना करते हुए प्रफुल्ल चंद्र चाकी ने अपने आप को अपनी छाती पर गोली मारी, दूसरी गोली अपने सिर पर मारी और प्रफुल्ल चंद्र चाकी शहीद गेट पर शहीद हो गए। ऐसे शहीदों को मेरा सलाम, उन शहीदों को मेरा सलाम, वो जो आए वतन के काम। कुछ साल इसी प्रकार का संघर्ष फैला। स्वाधीनता संग्राम की लड़ाई और मजबूत होती गई और 1947 में हमें आजादी प्राप्त हुई। आजादी प्राप्त होते ही आनंद ऐसा, तो किसी ने पानी में शक्कर घोल के सामने वाले को खिलाया, किसी ने पेड़ा खिलाया, किसी ने लड्डू खिलाया। आजादी के बाद भारत गुलाम होता गया। मोकामा भी आगे बढ़ता गया। मोकामा में बड़े बड़े उद्योग आने लग गए, फिर वो भारत वैगन हो, नेशनल टेक्सटाइल कॉर्पोरेशन हो या फिर बाटा हो, बड़े बड़े उद्योग समूह यहाँ पनपने लग गए। लेकिन मेरे इस मोकामा को तिरछी टोपी और काले चश्मे की नजर लग गई। मेरा मोकामा विकास में पिछड़ गया। जो आदमी गजरा, मुजरा और जो उनके खिलाफ बात करे, उस इंसान का पुर्जा तोड़ने में विश्वास रखता हो, तो मेरे मोकामा का विकास कैसे हो, या मैं आज आपके सामने पूछना चाह रहा हूं। भला नहीं जो भावों से बहती जिसमें उधार नहीं, वो हृदय नहीं, वो पत्थर है जिसमें मेरे
मोकामा के लिए प्यार नहीं, इन्हें बस अपने चश्मे और टोपी से मोहब्बत है और ज्यादा से ज्यादा मुजरे और संगीत से मोहब्बत है। उन्हें इस छोटे बच्चे से कुछ लेना देना नहीं, उन्हें इस बुजुर्ग से कुछ लेना देना नहीं, और वहां पर खड़े हुए आशा की नवकिरण देखते हुए नौजवान से कुछ लेना देना नहीं है। मैं आपको कहना चाहता हूँ, मेरे मोकामा का विकास हुआ कहते हैं, अरे कैसा विकास हुआ? जहां पर भगवान परशुराम के फरसे की पूजा होनी चाहिए, वहां पर AK-47 और AK-56 की पूजा होती रही। क्या यह विकास है? जिस मोकामा में एक युवक के हाथ में राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर की कविताएं होनी चाहिए, दूसरे हाथ में ज्ञान रूपी तलवार, उस युवक के हाथ में आज कुछ नहीं है। वो दूसरे नेताजी है, बड़ी कलम की बात करते हैं, हम कलम चलाते हैं, हमारे पास कलम है। अरे आपके कलम में क्या राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर के इतनी तो ताकत नहीं है, और आप कलम की बात करते हो। और दूसरे जो है निवर्तमान विधायक, उनकी अकल और रुबाब क्या कहे, कहलाते हैं अपने आप को छोटे सरकार। अरे काहे के छोटे सरकार? बड़ी सरकार तो ये सामने जनता बैठी है। अरे इससे बड़ी कोई सरकार है? यह लोकतंत्र है। लोकतंत्र से बड़ा कोई सरकार या सम्राट नहीं हो सकता। झुकते हैं वो जिनमें जान होती है, झुकते हैं वो जिनमें जान होती है, अकड़ को मुर्दे की पहचान होती है। रामधारी सिंह दिनकर जी का मैंने जिक्र किया तो कहते हैं, जेन देखे रवि ते देखे कवि। वाकई उनकी दूरदृष्टि होगी, शायद उन्होंने मोकामा की राजनीतिक परिस्थिति का अनुमान उसी वक्त लिखा है। एक कविता है उनकी, क्षमा और शांति। रामधारी सिंह दिनकर जी कहते हैं, जो बिल्कुल वैसे का वैसा हमारे ललन सिंह जी के लिए लागू होता है। ललन सिंह जी के लिए पहली पंक्ति है, क्षमा दया तप त्याग मनोबल सबका लिया सहारा। क्षमा दया तप त्याग मनोबल सबका लिया सहारा, पर नरव्याघ्र सुयोधन तुमसे कहो कहां का खतरा। पर नरव्याघ्र सुयोधन तुमसे कहो कहां का भार। क्षमाशील हो रिपु समक्ष, क्षमाशील हो रिपु समक्ष, तुम हुए निमित्त जितना ही, दुष्ट कौरवों ने तुमको कार्य समझा उतना। मैं जब दुष्ट कौरवों की बात कर रहा हूं तो उसमें 15 छाप 3 छाप सब आ जाते हैं। अत्याचार सहन करने का कुफल यही होता है, अत्याचार सहन करने का कुफल यही होता है, पौरुष के आतंक को मनुज कोमल कर होता है। क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गर्व हो, क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गर्व हो, उसको क्या जो दंतहीन विषरहित विनीत सरल हो। आज यहाँ पर प्रचार के रथ घूम रहे हैं, फोटो में हथकड़ियां लगाया हुआ फोटो दिखाते हैं। अरे यह खुद बिना दांत के सांप है, ये क्या जहर फुटकारेंगे? अरे सारा जहर पचा लिया मेरे भोले बाबा समान लोगों ने। नीलकंठ है यह जनता, और इस बार ये जहर पचाएगी और ललन सिंह जी को विजयी बनाएगी। 25 साल उसके बाद 15 साल का वनवास। पहली बार 2005 में ललन सिंह जी को 33,000 वोट मिले थे, दूसरी बार भी उतने ही मिले थे। सोनम देवी जी जब खड़ी हुई थी 2010 में, तब उन्हें 40,000 से ज्यादा वोट मिले थे। 40, 30 मतलब करीबन 80 से 90,000 लोग, करीबन 1 लाख के ऊपर लोग आज न्याय मांग रहे हैं। 15 साल से ललन सिंह जी को जिताना चाह रहे हैं। इन वोटों को न्याय आपने दिलाना है। आज यह विजय घोष आपने करना है कि अब 15 साल पुरानी प्रतीक्षा हम अब खत्म करने जा रहे हैं। एक नवीन सूर्य का उदय होने जा रहा है ललन सिंह जी के रूप में। सबको देख लिया बार बार, ललन सिंह अब की बार, ललन सिंह अब की बार। यह बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक कहता है। कितनी सुंदर दृष्टि है ललन सिंह जी की। स्वास्थ्य के लिए उन्होंने 3 विभिन्न प्रखंडों में एक एम्बुलेंस का प्रबंध किया है कि कल को अगर मेरा कोई नागरिक बीमार पड़ रहा है
तो उसे तुरंत स्वास्थ्य की सुविधा उपलब्ध हो, इसीलिए उसके लिए एम्बुलेंस की व्यवस्था जो करीबन 24 घंटे कार्यरत रहेगी, इस प्रकार की व्यवस्था उन्होंने की है। अगर मोकामा में इलाज हो ना सका तो पटना तक जाने की व्यवस्था उन्होंने करने की एक दूरदृष्टि रखी है। युवाओं के लिए कंप्यूटर संज्ञान का बढ़ावा, उनके खेलने के लिए अच्छी क्रीड़ांगण की सुविधा, साथ ही साथ हमारे प्राण का एक, हमने झोपड़ी को नहर बनते देखा है, दरिया को समंदर बनते देखा है, एक छोटी सी चिंगारी को हमने आवाज बनते देखा है और एक आवाज को इंकलाब बनते देखा है। आज यही इंकलाब अपने सीने में रखकर ललन सिंह जी आपके साथ आए हैं। तो आपको इस चुनाव में 8 तारीख को 8 नंबर के हॉकी और बॉल छापकर बटन दबाकर उन्हें विजयी बनाना। एक योगायोग की बात आपको मैं कहूंगा। सुबह में जब गंगा स्नान करने के लिए गया था, वहां पर एक जानी पुरुष से मेरी मुलाकात हुई, जिससे मेरा कोई पुराना परिचय नहीं था, पहली मुलाकात थी। मैंने भगवान सूर्यदेव की आराधना की। ना जाने कहां से उन्होंने एक बात कह दी कि ललन बाबू जी का नसीब बड़ा डंके की चोट पर है, बड़ा तेज नसीब है उनका। उसका कारण ऐसा कि 28 तारीख को पिछली उन्होंने जन अधिकार पार्टी में प्रवेश किया। पटना में कृष्णा मेमोरियल हॉल में उनका एक बड़ा सत्कार समारोह हुआ, शायद ही पटना में इतना बड़ा कोई कार्यक्रम हुआ हो। उसके बाद 8 तारीख को उन्होंने अपना नामांकन भरा, उसमें भी संख्या 8 है। उसके बाद में 28 तारीख को चुनाव होगा, उसमें भी 8 तारीख है और नतीजा अगले महीने की 8 तारीख को आना है। 8 से होता है। धर्म और अधर्म की लड़ाई में, सत्य और सत्य की लड़ाई में इस बार आगरा जीतेगा, हॉकी और बॉल छाप जीतेगा, ललन सिंह जी जीतेगा। आप जीतोगे, हम जीतेंगे, सारी मोकामा विधानसभा जीतेगी। यह संदेश मैं आपको देना चाह रहा हूं। मुझे यहाँ पर अपने विचार व्यक्त करने का एक सुवर्ण अवसर प्राप्त हुआ। आप सभी ने मुझे इतनी शांति से सुना, इसलिए मैं आप सभी के प्रति अपने आभार करता हूं और आपसे एक ही बात कहना चाहता हूं। जान लुटा सकते हैं हम ललन सिंह के लिए, जान लुटा सकते हैं हम ललन सिंह के लिए, क्योंकि यह वह प्यार है जो बाजारों में नहीं मिलता। ये जो सन्नाटा है, ये जो शांति छाई, यह एक तूफान से पहले की शांति है और यह एक संकेत है कि मोकामा विधानसभा में एक भारी बदलाव आने वाला है और बदलाव ललन सिंह जी के रूप में आएगा, एक सुशिक्षित, सुयोग्य और कर्मठ उम्मीदवार के रूप में आएगा। यह संदेश आज मेरी जनता वहां पर बैठकर मुझे दे रही है। फिर से आप सभी का एक बार मैं धन्यवाद करना चाहूंगा। मुझे यहाँ पर बोलने का सुवर्ण अवसर प्राप्त हुआ, उसके लिए मैं हृदय से आपका अभिवादन करता हूं।